पति और पत्नी के जो बीच का रिश्ता होता है वो विश्वास की डोर पर टिका होता है। कई बार पति और पत्नी के बीच में अगर अविश्वास की भावना जागृत हो जाए तो समझ लेना ये रिश्ता कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, टूटने की कगार पर है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। पति और पत्नी के बीच में अविश्वास की भावना बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना की होगी। ये कहानी जब लोगों के सामने आती है, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, तो वाकई लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन बहुत कुछ हो चुका था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ की, और इसी जिले के एक कोतवाली पड़ती है जौनपुर। दरअसल यहाँ का एक गांव है मसोना, और यहाँ का रहने वाला 23 या 24 साल का युवक जिसका नाम है दीपू। दीपू लगभग 13 महीने जेल में रहने के बाद जैसे ही जेल से छूटता है, वो अपने घर या परिवार, रिश्तेदारों से मिलने नहीं गया, बल्कि सीधा पहुंच जाता है जौनपुर कोतवाली, और वहां जाकर इंस्पेक्टर के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी का मर्डर नहीं किया है, मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है, इस मामले की आप फिर से जांच कर लीजिए, कुछ और ही निकल के आएगा। इंस्पेक्टर ने अपने हमराह को बुलाया, उससे इस पूरे मामले की जानकारी ली कि आखिर ये कौन व्यक्ति है, कहां से आया है। तो उसके बाद हमराह की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने दीपू को डांटते हुए, फटकारते हुए भगा दिया। कहा कि यहां दोबारा दिखाई दिए तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। दीपू यहां से चला जाता है। हफ्ते बाद फिर वापस आता है, और आने के बाद उसी इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि साहब, मेरे मामले की फिर से जांच कर लीजिए। मगर इंस्पेक्टर ने उसे पहचानने में जरा भी देरी नहीं की और उसको डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। अक्टूबर 2020 का माजरा था। अक्टूबर गुजर जाता है, नवंबर गुजर जाता है, दिसंबर, लेकिन उसका आना कम नहीं होता। और पहले शुरू में तो इंस्पेक्टर उसको देखकर उससे बात भी कर लिया करता था, मगर इंस्पेक्टर ने उससे बात करनी ही बंद कर दी। तो वो कोतवाली के कोने में जाके बैठ जाया करता था और वहां जाकर रोते हुए एक अपील करता था लोगों से कि उसकी कोई बात सुन ले। हालांकि उसके लगातार आने से अब कोतवाली पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और ये दिन, महीने ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। और जब महीना आता है मार्च 2021 का, तब वहां के एसएसआई चंद्रशेखर यादव की इस दीपू पर नजर पड़ जाती है। वो कहते हैं कि दीपू, तुम यहाँ क्या करने के लिए आते हो, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, मुझे बताओ। दीपू अपनी पूरी परेशानी, पूरे वाकया जब उसे बताता है, तो वाकई चंद्रशेखर यादव जो एसएसआई हैं इस कोतवाली के, वो भी हैरान रह जाते हैं और उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करने के बाद लग जाते हैं उसकी पत्नी की तलाश करने के लिए। दरअसल बताते चलें कि इस दीपू की शादी हुई थी 2019 में, 11 जून की बात है, और इसकी शादी होती है मऊ, एक जिला है, मऊ का एक थाना लगता है घोसी, और उसी का एक गांव लगता है डाड़ी। डाड़ी की रहने वाली रुचि से इनकी 11 जून 2019 को धूमधाम से शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी बड़े खुश तरीके से रह रहे थे। जो दीपू है वो कभी तो सब्जी बेचकर अपना परिवार चलाया करता था, तो कभी गन्ने के सीजन में जूस निकालकर लोगों को जूस पिलाया करता था। बहुत जिंदगी मस्त चल रही थी, अच्छी कट रही थी, और ये परिवार बहुत खुश था। अब ये सिलसिला लगातार ऐसे ही चल रहा है, मगर इसने एक दिन अपनी पत्नी को देखा, वो किसी से बातचीत कर रही थी, और जब बातचीत कर रही थी तो बातचीत करते करते उसने पूछा कि आप किससे बात कर रही हो, तुम्हारे हाथ में किसका फोन है। तो उसने कहा कि ये मेरा फोन नहीं है, मैंने किसी से उधार लिया है, और बस मैं ऐसे अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। लेकिन वो मम्मी से नहीं, किसी और से बातचीत कर रही थी। उसने ये बात, जो बात थी, वो सच नहीं बताई, और उसके बाद उसने अपने पति को झूठ बोलकर वैसे ही तसल्ली दे दी। अगले दिन पति की फिर उस पर नजर पड़ जाती है। पति फिर पूछता है कि किससे बात कर रही थी, तो वही मम्मी को कहकर बात कर दिया करती थी। मगर इस बीच में जब उसे वक्त मिलता था तो वो अपनी माँ माया देवी से ही बात करती थी, और माया देवी को वो कुछ ऐसा बताती थी जो पति को नहीं बताती थी, और जो पति को बताती थी तो वो माया देवी को नहीं बताया करती थी। दरअसल वो माया देवी से कहती थी अपनी माँ से, रुचि, की मुझे आज मेरे पति ने मारा, मुझे आज मेरे ससुर ने बहुत उल्टा सीधा बोला, मेरी जेठानी मेरे पास मुझसे बदतमीजी करती है। जो परिवार के अलग अलग सदस्य थे, सभी सदस्यों पर वो तरह तरह के इल्जाम लगाती थी, और मायके वालों में कहीं ना कहीं ससुराल के प्रति एक नफरत सी पैदा होने लगी थी। धीरे धीरे ये मामला अब उबाल लेता चला जा रहा था। शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे कि इनमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि बात पंचायत तक पहुंच जाती है, और पंचायत जब बैठाई जाती है तो पंचायत में वाकादा दीपू को डांटा जाता है, उसे फटकारा जाता है, कहा जाता है कि तुम्हें रुचि का ख्याल रखना चाहिए, यदि भविष्य में इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कहीं ना कहीं दीपू दबाव में आता है, और दबाव में आने के बाद सीधा अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ जाता है मसोना में,
और मसोना माँ के वो फिर से रहने लगते हैं। लेकिन जो अविश्वास था वो बढ़ता चला जा रहा था, कम नहीं हो रहा था, और ये बात और बिगड़ने लगी। महज 7 दिन ही हुए थे कि अचानक से रुचि घर से गायब हो जाती है। रुचि को सभी जगह तलाशा जाता है और तलाशने के बाद उसे कहीं जब सफलता नहीं मिलती है दीपू को, तो वो सीधा पहुंच जाता है जानपुर थाने में और जाकर वहां इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी जो घर में रखी ज्वेलरी थी, कुछ पैसे थे और कुछ जरूरी सामान थे, उन्हें लेकर वो गायब हो गई है। लगभग 3 लाख रुपए का सामान है, मेरी सामान वापस करा दीजिए, मेरी पत्नी को वापस दिला दीजिए। इंस्पेक्टर इस मामले की जांच ही कर रहे थे कि अचानक मऊ से उसके ससुराल वाले पहुंच जाते हैं थाने में और हंगामा खड़ा कर देते हैं। और हंगामा खड़ा करने के बाद कहते हैं कि मेरी बेटी को दहेज के लिए इन्होंने मार डाला है। वो आए दिन मुझसे कहती थी कि ये दहेज की लगातार मांग कर रहे हैं, हमने अपने हैसियत से कहीं ज्यादा इसकी अच्छी शादी की थी, मगर ये लोग उस दहेज से खुश नहीं थे। साहब, इस मामले की जांच करा लीजिए और हो ना हो इसने ही इसका मर्डर किया है। जब बात इस बात यहां तक पहुंचती है तो इंस्पेक्टर इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और लेने के बाद इस माया देवी ने इसके पति दीपू, पिता राजेंद्र और इसकी भाभी बबीता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस ने भाभी और पिता को तो कुछ नहीं कहा, मगर दीपू को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। यानी अक्टूबर 2019 को दीपू जेल चला जाता है और वहां जाकर वो अपने किए पर रोने लगता है। वो कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया और ये सब क्या होता चला गया। धीरे धीरे दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन इसके पिता राजेंद्र जेल में मिलने के लिए आते हैं। वो बेटा गिड़गिड़ाता हुआ अपने बाप से कहता है कि पिताजी, मैंने रुचि को नहीं मारा है, रुचि जिंदा है, उसे तलाश करिए और मुझे बेवजह फंसाया गया है। शुरुआत में उसके पिताजी को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने निचली अदालत में अपील की। अपील करने के बाद जब वहां कोशिश कर रहे थे तो वहां से जमानत नहीं मिलती है। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। जो उसका अपना कुछ काम धंधा था, जो उसके सामान थे, वो भी सब बेचा जा चुका था। थोड़ी बहुत जमीन थी खेती बाड़ी की, वो भी सब बिक गई थी। अब राजेंद्र यानी कि दीपू के घर में खाने के भी लाले पड़ चुके थे। उन लोगों का जो काम था वो भी बंद हो चुका था। वो इधर उधर से मांग मांग कर अपना काम चलाया करते थे। तब 13 महीने के बाद, यानी कि अक्टूबर 2020 को 13 महीने पूरे होते हैं, तब जाकर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होती है। और जमानत जैसे मंजूर होती है वो छूट के सीधा कोतवाली पहुंच जाता है। और वहां लगातार अभी कम से कम 7-8 महीने से कोशिश कर रहा था कि साहब मैंने ये अपराध किया ही नहीं है। मगर ये आवाज, उसकी परेशानी वाली आवाज थी, चंद्रशेखर यादव के कानों तक पहुंचती है। अब चंद्रशेखर इस बात को लेकर परेशान थे ऐसे सही कि आखिरकार उसकी पत्नी रुचि को तलाशा जाए तो कैसे तलाशा जाए। जब बार बार वो बात करते हैं दीपू से, तो दीपू एक क्लू देता है कि सब वो एक फोन पर बात करती थी। वो फोन नंबर किसी के पास नहीं था। उसके ससुराल वालों के पास भी जाते हैं, वहां से भी बातचीत करते हैं और आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर ऐसा कोई नंबर मिलता ही नहीं है जिसकी वजह से रुचि को तलाशा जा सके, उसे पकड़ा जा सके। अब जितने भी चंद्रशेखर ने अपने दिमाग लगाया था वो दिमाग काम नहीं कर रहा था, मगर एक क्लू मिलता है। वो क्लू था जो लोग नए नंबर अलॉट करते हैं, नए नंबर देते हैं। चंद्रशेखर यादव उस इलाके के जितने भी सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर थे सभी के पास जाते हैं और बारी बारी से उस महिला का फोटोग्राफ्स दिखाकर कहते हैं कि क्या कभी इस महिला ने आपसे कोई सिम लिया है। तो बड़ी मुश्किलों के बाद, कई महीने बीत जाने के बाद आखिरकार एक नंबर मिलता है कि हाँ, हमारे यहाँ से इस महिला ने एक नंबर लिया था। उसके बाद उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। और जब सीडीआर निकलवाई जाती है तो उस नंबर से महज एक ही नंबर था जिस पर बातचीत चल रही थी, और वो नंबर था जिला इटावा का। इटावा का एक गांव लगता है इटोली, और इटोली पुलिस पहुंच जाती है और वहां जाकर उस महिला का फोटोग्राफ्स दिखाकर जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि रुचि की हत्या नहीं हुई थी, उसे मारा नहीं गया था, बल्कि वो इटावा के इटोली में रह रही थी अपने प्रेमी के साथ बिना किसी शादी के बंधन में। मगर इस बात को उसके घर वाले नहीं जानते थे। थोड़े बहुत जानते थे तो उसके मामा निरंजन जानते थे, मगर निरंजन को भी नहीं पता था कि रुचि जिंदा है या मर चुकी है। इसके बाद इस दीपू ने ये 10 नवंबर 2021 को आखिरकार चंद्रशेखर यादव, जो कि उस कोतवाली के एसएसआई, उन्होंने उस लड़की को तलाश लिया और तलाशने के बाद सीधा कोतवाली लेके आते हैं। तो इंस्पेक्टर देख के हैरान रह जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट हैरान रह जाता है कि जिसको हम मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा आखिर कैसे निकली। इसके बाद दीपू ने अपनी सास और अपने ममिया ससुर निरंजन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की अपील की है। पुलिस अब फिलहाल इस मामले को दबाने में लगी हुई है कि मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाए, और जो भी पुलिस से गलती हुई है, यानी कि 13 महीने वो व्यक्ति जेल में रहा बिना किसी कसूर के, और 7 से 8 महीने लगातार थाने के चक्कर काटता रहा, उसके बाद भी पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी थी तो
एसएसआई चंद्रशेखर यादव ने। वाकई तो चंद्रशेखर यादव सैल्यूट के हकदार हैं, उन्होंने उसकी जिंदगी बचाई है। और ऐसे इंस्पेक्टर, ऐसे लोग थानों में, पुलिस में होने चाहिए ताकि गरीब लोगों को या मजबूरों को इंसाफ मिल सके, पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। फिलहाल दीपू की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है और साथ ही रुचि के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। पुलिस इस मामले के और अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है, मगर उस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ पुलिस की थू-थू हो रही है। आजमगढ़ पुलिस को खुलासा करने से पहले कम से कम एक बार देखना चाहिए था। एक गरीब आदमी की जमीन बिक गई, उसका सारा सामान बेचा जा चुका है, उसकी जिंदगी अब शायद पटरी पे आएगी या नहीं आएगी, उसकी मनोस्थिति ठीक होगी या नहीं होगी, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन उसकी पत्नी ने जो स्वांग रचा है, जो उसकी पत्नी ने जो नाटक किया है, वो वाकई बहुत गलत है। क्योंकि पति और पत्नी के जो बीच का रिश्ता होता है वो विश्वास पे टिका होता है। यदि उसे अपनी प्रेमी को ही पसंद करना था, ये प्रेमी से ही शादी करनी थी या उसके साथ ही रहना था, तो उसे दीपू से शादी नहीं करनी चाहिए थी, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।